हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, पौधों में जनन कितने प्रकारों से पाया जाता था या पाया जाता है। तो पौधों में जनन प्रायः दो रूपों में मिलता है। अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा है लैंगिक जनन। तो पिछले वीडियो में लैंगिक जनन के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं और किन किन फार्मों में पाया जाता है, इसका अध्ययन पिछले वीडियो में कराया गया। आज हम जिस विषय वस्तु को लेकर के आए हैं वह है पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है या अंग है वो होता है पुष्प। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। नर एवं मादा द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक एक कोश की संरचनाएं होती हैं। नर युग्मक सचल होते हैं और मादा युग्मक अचल होते हैं। नर युग्मक आकार में काफ़ी छोटा होता है और संख्या में बहुत सारे होते हैं, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है लेकिन संख्या में कम होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को समझने के लिए आपको लैंगिक जनन की प्रक्रिया पुष्पी पौधों में बेहतर जानने के लिए एक पुष्प में कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं इसकी जानकारी आपको करना होगा। तो लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो जीवों के सहअस्तित्व की भूमिका होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन? लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल की सहभागिता होती है। इसके पहले जो बताया गया अलैंगिक जनन, जिसमें मेल फीमेल की कोई सहभागिता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की सहभागिता होती है। इसी को समझने के लिए आपको जानना होगा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक पुष्प की जानकारी आपको करना होगा। तो एक पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं इसकी जानकारी कर लेते हैं। तो पौधे में जो दो भाग होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम से प्रोह तंत्र का रूपांतरित भाग पुष्प होता है। प्रोह तंत्र का रूपांतरित भाग पुष्प होता है और पुष्प का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और पुष्पों की खेती जिसके अंतर करते हैं उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। कौन सा कल्चर? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन करते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें, एक नंबर के लिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है, उसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये जानना होगा कि पुष्प के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः चार भाग पाए जाते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एक पुष्प के मुख्य रूप से चार भाग पाए जाते हैं। तो इन चारों भागों का आइए हम लोग क्रमवार अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पुष्प के मुख्य चार भाग कौन कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में ये पुष्प है और इस पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पुष्प के भाग हम जान लेते हैं। पुष्प के भाग, तो पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला है बाह्य पुंज। क्या है? बाह्य पुंज। बाह्य पुंज जिसे अंग्रेजी में
कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। अब वाह्य दलपुंज क्या होता है, इसको भी जानना होगा। तो वाह्य दलपुंज, देखिए ये जो रचना आपको दिखाई दे रहा है इसे वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत। और ये ये हरा देख रहे हैं, यही है आपका वाह्य दलपुंज। क्या हो गया? वाह्य दलपुंज को हम सेपल के नाम से भी जानते हैं, या सेपल के समूह को। देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, तो सेपल के समूह को क्या कहते हैं? वाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? वाह्य दलपुंज। वाह्य दलपुंज का काम होता है पुष्प को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। कली के रूप में वाह्य दलपुंज सभी प्रकार के चक्रों की रक्षा करता है। क्या करता है? सभी प्रकार के चक्रों की रक्षा करता है। दूसरा भाग वाह्य दलपुंज के बाद दलपुंज। पुष्प का जो रंगीन भाग होगा उसे कहते हैं दलपुंज, या अंग्रेजी में कहते हैं करोला। क्या कहते हैं? करोला। क्या कहेंगे? करोला। करोला। पुष्प का रंगीन भाग देख लीजिए, ये रंगीन वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यही है पुष्प का दूसरा चक्र, जिसे क्या कहते हैं? दलपुंज, करोला। पहले को आपने कहा सेपल, यानी सेपल के समूह को वाह्य दलपुंज। दूसरा क्या है? पेटल। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ियां, यानी पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे करोला या दलपुंज कहते हैं। ये दोनों भाग पुष्पों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा। तो पौधे का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग था वह है क्या? दलपुंज, यानी करोला। अब अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार के फूल पाए जाते हैं। किसी पुष्प में लाल पाए जाएंगे, किसी पुष्प में सफेद पाए जाएंगे, किसी पुष्प में दूसरे प्रकार के। यानी पुष्प का जो सबसे दलपुंज जितना ही रंगीन होगा, जितना ही चटकीला होगा, उतना ही बेहतर प्रजनन की क्रिया होगी, परागण की क्रिया, सॉरी प्रजनन नहीं, परागण की क्रिया होगी, क्योंकि कीटों का आकर्षण होगा। फूल अगर सुगंधित होगा, चटकीला होगा, तो भौरे आकर के बैठेंगे। तो ये पुष्प का दूसरा भाग। अब देख लेते हैं तीसरा भाग, जिसे कहते हैं पुमंग। पुमंग या पुष्प का नर भाग। पुष्प कौन सा भाग? नर भाग, जिसे कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। पुष्प का तीसरा भाग पुंकेसर या पुमंग के नाम से जानते हैं, या पुष्प का नर भाग एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम ये पुष्प का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। चौथा भाग तीसरा, जिसे कहते हैं पुंकेसर या पुमंग। तो ये रचना आपको दिखाई दे रही होगी, यहां देखिए, यही है आपका पुंकेसर। कौन सा भाग? ये है पुष्प का तीसरा भाग, इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। अब चौथा भाग, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर या पुष्प का मादा भाग। कौन सा भाग? मादा भाग या जायांग, गायनोसियम। जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके सामने लिखा रहता है गायनोलॉजिस्ट। तो पुष्प का जो चौथा भाग है ये स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर, या इसे मादा भाग या जायांग कहते हैं। तो मादा भाग देखिए, ये आपके यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यही पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग है? ये मादा भाग। इस रचना को पुष्प का मादा भाग। क्या देखिए, सेपल, अभी हमने कहा ना सेपल वाह्य दलपुंज का जो समूह होता है उसे सेपल कहते हैं। पेटल, पंखुड़ियां, जो पुष्प का रंगीन वाला भाग होता है उसे
पेटल या दल पुंज कहते हैं। अब पुष्प का नर भाग में देखिए स्टेपन यहां दिया हुआ है, इसमें एंथर और फिलामेंट दो बातें पाई जाती हैं। क्या है? एंथर, ये जो ऊपर वाला पीला भाग आप देख रहे हैं यही है आपका एंथर, इसे पुंकेसर कहते हैं, और ये रचना है आपके लिए फिलामेंट। तो ये पुष्प का तीसरा भाग नर भाग। अब चौथा भाग इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर में देखिए यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका, इसको अंडाशय। तो एक पुष्प के मुख्यतः चार भाग, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। अब आइए चलते हैं एक एक भागों का फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी हमने आपसे कहा पुष्प का जो पहला भाग है इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है वृंत। ये क्या है? वृंत। ये पूरी जो रचना होती है ये होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। पुष्पासन का आशय होता है जिस पर पुष्प बैठता है, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और ये जो आपको हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है यही है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। इसे कैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये पुष्प का पहला भाग, और ये जो फूल आपको दिखाई दे रहा है यही है, क्या है? दलपुंज। दलपुंज, दलपुंज यानी पुष्प का जो रंगीन भाग होता है तरह तरह के। जैसे कुछ पुष्प सफेद होते हैं, जैसे रात की रानी। रात की रानी सफेद होता है, कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के रंगों में पाए जाते हैं। तो ये पुष्प का पहला भाग। अब आगे देखते हैं दूसरा भाग। दूसरा, अभी हमने आपसे बताया है कि दलपुंज। दलपुंज इसे कहते हैं अंग्रेजी में करोला। दल माने समूह, दलपुंज यानी पुष्पों का जो ये रंगीन वाला भाग होता है यही है आपका क्या? दलपुंज। तो ये दो महत्वपूर्ण जो भाग हैं कैलिक्स और करोला, ये सहायक जनन अंग कह लीजिए या पुष्प की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मुख्य जनन अंग एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम को भी दो भागों में बांट दिया गया है और गाइनोशियम को 3 भागों में बांटा गया। तो इस वीडियो में हम एक पुष्प के संपूर्ण भागों का कंप्लीट रूप से आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो यह है आपका दूसरा भाग दलपुंज, जिसे करोला के नाम से जाना जाता है। पुष्प जितना चमकीला होगा, सुगंधित होगा, कीटों का आकर्षण होगा और परागण की क्रिया बेहतर होगी। तो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सहायक जनन अंग के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए तीसरा चलते हैं, देख लेते हैं तीसरा कौन सा भाग पाया जाता है। तीसरा भाग देखिए पुमंग या पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर का आशय ये हो गया पुष्प का नर भाग। नर भाग देखिए यहां दिया हुआ है, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। ये क्या है? एंथर। एंथर जो होता है पुंकेसर द्विपालीवत रचना में पाया जाता है। कितने रचना में? द्विपालीवत रचना में पाया जाता है। इसी में पाया जाता है, देखिए बड़ा हुआ पराग कण। क्या होता है? पराग कण। क्योंकि आगे आपको परागण और निषेचन भी पढ़ना है। ये पुष्प का तीसरा महत्वपूर्ण भाग पुंकेसर या पुष्प का नर भाग, और इसमें पाया जाता है एंथर और फिलामेंट, दो महत्वपूर्ण भाग। कहीं कहीं 3 भी मिलते हैं आपको, परागकण, परागकोश और पूतंतु। लेकिन यहाँ आपको 2 ही भाग दिखाई दे रहा है, एंथर और फिलामेंट। तो इसी में देखिए ये
परागकण निकले हुए हैं। तो आगे अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे कि परागण किसे कहते हैं और परागण की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ तो पुष्प का तीसरा महत्वपूर्ण भाग कौन सा, पुंकेसर, जिसे पुष्प का नर भाग या पुष्प का तीसरा चक्र कहते हैं, यह मुख्य रूप से जनन अंग होता है। अब अगला, पुष्प का चौथा महत्वपूर्ण भाग स्त्री केसर या जिसे जायांग कहते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर या जायांग, स्त्री केसर या जायांग। गायनोसियम, देखिए जितने भी गायनोलॉजिस्ट होते हैं इसी सब से बना है गायनोलॉजिस्ट, यानी स्त्री केसर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो पुष्प का जो चौथा भाग है वो है स्त्री केसर या जायांग। अब स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं इसकी भी जानकारी या इसका भी अध्ययन हम लोग वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। तो स्त्री केसर में मुख्य रूप से 3 भाग, कौन कौन, स्टिग्मा, यहां दिया हुआ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और यहाँ एक और बात लिखा, ओव्यूल लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। कौन कौन से भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए अभी आपको बताया ये वृंत है, ये पुष्पासन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा देखिए इस एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। परागण की क्रिया के दौरान भंवरे उड़ते या घूमते हुए आकर के जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं उलझ जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। तो स्टाइल यानी वर्तिका, और वर्तिका के बाद कहाँ, अंडाशय यानी ओवरी में चले जाते हैं। तो परागण और फिर निषेचन दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, परागण के बाद आपको निषेचन। तो ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो का जो मुख्य रूप था वो पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं, सहायक अंग कौन होते हैं, जनन अंग कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इनके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे परागण और निषेचन, क्योंकि परागण और निषेचन दोनों में माइन्यूट अंतर है। एक तरह से आप कह लीजिए ये कॉम्प्लिकेटेड शब्द होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।